आज हम चैप्टर नंबर 1 इनकम टैक्स करने वाले हैं। इनकम टैक्स की आज हम डेफिनेशन और इनकम टैक्स क्या होता है ये जानेंगे। इनकम टैक्स किस किस को देना पड़ता है और इसकी हिस्ट्री क्या है हम ये भी आज जानेंगे। इनकम टैक्स इज एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। पहली बात तो ये है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर में ही आता है। और डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आते आते ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी जो मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो इनकम टैक्स ही आती है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से आता है। और वैसे तो गवर्नमेंट को बहुत सारी इनकम आती है, फीस, फाइन्स, पेनल्टी और भी अलग अलग जगह से गवर्नमेंट को पैसा आता है, लेकिन जितना पैसा इनकम टैक्स से आता है उतना पैसा गवर्नमेंट को कहीं से नहीं आता। इसलिए गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है, इनकम टैक्स है। इट इज अ प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए इसे कहा गया है प्रोमिनेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। The government needs money to maintain law and order in the country, safeguard the security of the country from foreign power and promote the welfare of the people. तो गवर्नमेंट जो होती है वो इस पैसे का इस्तेमाल अपने किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करती है, वो इस पैसे का इस्तेमाल करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और हमारी जो कंट्री है उसे बाहर के विदेशी ताकतों से बचाने के लिए। वो यहाँ पुलिस को हायर करती है, हमारी आर्मी में जो फोर्स होती है उनको इंक्रीज करने का काम करती है। इस पैसे से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है और हमें बाहर की विदेशी ताकतों से बचा रही है। तो ये सब होता है इसी पैसे की वजह से, हमारे डिफेंस को स्ट्रांग कर रही है और भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे लिए लगा रही है, हमारे वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये सब करती कहाँ से है, इसी इनकम टैक्स से जो पैसा आता है इससे करती है। तो गवर्नमेंट का कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना, उनका मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना। Since our government is wedded to the socially pattern of society, it is the foremost duty of the government to bring out such welfare and development program which will bridge the gap between rich and the poor. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रिच हैं वो कुछ ज्यादा ही रिच हो रहे हैं और जो हमारे पुअर हैं वो बहुत पुअर हो जा रहे हैं। मतलब आप देखो मुकेश अंबानी 2018 में कहाँ थे और आज 2023 में कहाँ हैं। और जो हमारे पुअर थे वो तो वैसे ही पुअर रह गए हैं और रिच लोग और रिच होते जा रहे हैं। तो ये गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे वेलफेयर या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराती है। और ये सब जो होता है इसी इनकम टैक्स के पैसे से होता है, जो पब्लिक किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। तो ये सारे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप है उसे कम करने की वो कोशिश करती है। मतलब अमीरों से लेकर गरीबों को देगी, कहीं ना कहीं अमीरों से लेकर वो गरीबों तक ये पैसा पहुंचा रही है। ऑल दिस रिक्वायर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और ये सब होता किसकी वजह से, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड की। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब होता है फंड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, मतलब अमीरों से लेकर गरीबों को देना। इसे ही आप कह सकते हो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। वो अमीरों से लेती है इनकम टैक्स के थ्रू। जितनी ज्यादा इनकम अमीरों, जो रिच लोग होते हैं, जितनी ज्यादा इनकम उनकी बढ़ जाएगी उतना ही ज्यादा उन पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और वो टैक्स से किसकी हेल्प होगी, जो हमारे पुअर लोग होते हैं उनकी हेल्प होगी। कंट्रोल में राशन फ्री हो जाएगा और उनको कई सारे, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड लोग हैं उनको वृद्धाश्रम मिलेगा, ओल्ड लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। और हमारे जो आर्मी ऑफिसर होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, इसी वजह से करते हैं। तो एक जगह से दूसरी के फंड का ट्रांसफर करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं। ये सब होता है किसकी वजह से, इनकम टैक्स की वजह से होता है। ऑल दिस रिक्वायर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। दिस सोर्सेज में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हो सकता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी हेल्प डायरेक्ट तरीके से करती है, कभी कभी इनडायरेक्ट तरीके से भी हेल्प करती है। तो उसके सोर्सेज डायरेक्ट भी होते हैं और कभी कभी इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनकम टैक्स बीइंग अ डायरेक्ट टैक्स। अब जो हमारा इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, हमें जो पढ़ना है भी डायरेक्टली वाला काम पढ़ना है कि इनकम टैक्स जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ये इनकम टैक्स जो होता है डायरेक्ट, इनकम टैक्स डायरेक्ट लगता है रिच पे और इससे हेल्प होती है डायरेक्टली पुअर की। इज एन इंपॉर्टेंट टू अचीव बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग कंसेशन एंड इंसेंटिव इन इनकम टैक्स फॉर वेरियस डेवलपमेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा रही है जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बैलेंस हो रहा है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंसेशन प्रोवाइड करती है। कंसेशन किसको प्रोवाइड करी, कंसेशन का मतलब होता है सब्सिडी। सब्सिडी प्रोवाइड करती है हमारे जो रिच लोग होते हैं उनको। अब आप कह रहे हो कि रिच लोगों को सब्सिडी क्यों प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज वो चाहती है कि जो हमारे रिच लोग हैं वो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जहाँ जहाँ बैकवर्ड एरियाज होते हैं जिसका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन उन चीजों को डेवलपमेंट करवाना चाहती है। जो गवर्नमेंट है बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट कराना चाहती है। तो गवर्नमेंट कहती है हम यहाँ जो है, जो बैकवर्ड एरियाज है यहाँ अच्छी खासी सब्सिडी दे रहे हैं, हम 5 साल तक का टैक्स यहाँ फ्री कर रहे हैं। जो भी बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट करेगा, जो भी कंपनी बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट करेगी, हम उसका 5 साल का टैक्स माफ कर देंगे। तो गवर्नमेंट कई सारे कंसेशन देती है जिससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट कर देती हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेशन। एंड यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, किसको, कंपनीज को।
ताकि उनका जो इनकम टैक्स है वो कहीं ना कहीं कम हो सके, और वो इससे क्या होगा कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट पर्पस हैं गवर्नमेंट के वो पूरे हो सकेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर डेवलपमेंट करेंगी, और इससे क्या होगा कि हमारा देश जो है जल्दी से विकसित होगा और डेवलप होगा। इसके बाद है हु इज लायबल टू पे टैक्स, पे इनकम टैक्स। कौन कौन लायबल होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए? एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द current financial year on the income of the previous financial year at the rate applicable during the current financial year। हर वो इंसान जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर गई है मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से। जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट होती है वो 2.5 लाख तक की होती है। अगर आपने पिछले साल 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो इस साल चल रहा होगा। और इसका जो रेट एप्लीकेबल होगा वो करंट फाइनेंशियल ईयर के उससे ही होगा। जो भी आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है जिसने पिछले साल 5 लाख रुपए कमाए। 5 लाख रुपए जो है मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है। मिनिमम टैक्सेबल लिमिट कितनी की होती थी? 2.5 लाख की, और 2.5 लाख से ऊपर है 5 लाख रुपए। तो उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे तो टैक्स सभी पे लगा हुआ है, लेकिन जिसकी 2.5 लाख रुपए से इनकम ऊपर होती है टैक्स उसे ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी कहाँ? करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो भी उस रेट से जो करंट फाइनेंशियल ईयर में था। ठीक है, तो ये सब लोग जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमा रहे हैं उन सबको क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट रखी है वो 2.5 लाख रखी है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। In India, this tax was introduced for the first time in 1860 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained by the government on account of military mutiny of 1857। तो पहली बार इंडिया में जो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1860 में हुआ था, और ये कराया किसने था? सर जेम्स विल्सन ने। और ये कराया इसलिए था ताकि जो भी खर्चे आ रहे हैं मिलिट्री म्यूटिनी के, ये उनकी आर्मी थी, जो भी उनके खर्चे आ रहे थे उसको क्या कर सके ये लोग? सस्टेन कर सके, उससे मीट कर सके। ठीक है, जितने भी सारे लॉसेस आ रहे हैं मिलिट्री म्यूटिनी के ऊपर, तो इनकम टैक्स से उसे क्या करा जाता था? कोप अप किया जाता था, इनकम टैक्स से उसे भरा जाता था। तो ये सारे खर्चे भरने के लिए पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम टैक्स वो 1860 में हुआ था। फिर कुछ समय बाद 1886 में, इन 1886 अ सेपरेट इनकम टैक्स वाज पास्ड। एक अलग से इनकम टैक्स पास हुआ, फिर से अलग से इनकम टैक्स पास हुआ। दिस एक्ट रिमेन इन फोर्स अप टू 1917। और ये कब तक रहा? 1917 तक रहा, विद वेरियस अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें भी कई सारे अमेंडमेंट आते रहे, मतलब ये चेंज होते रहा, मतलब कई सारे नए नए अमेंडमेंट आए टाइम टू टाइम समय के साथ। मतलब इसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले 1886 से लेकर 1917 तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है इन 1918 अ न्यू इनकम टैक्स वाज पास्ड। 1918 में एक नया इनकम टैक्स पास किया इन लोगों ने, और एंड अगेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू इनकम टैक्स व्हिच वाज पास्ड इन 1922। और उसके बाद जो 1918 में नया इनकम टैक्स आया था उसे भी इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया किससे? नए इनकम टैक्स से जो 1922 में आया। दिस एक्ट रिमेन्ड इन द फोर्स अप टू असेसमेंट ईयर 1961 टू 62 विद न्यूमरस अमेंडमेंट। और ये फोर्स में रहा, ये मतलब 1922 में जो नया इनकम टैक्स आया था ये 1961 तक रहा, 1961 से 62 तक रहा। उसमें भी कई सारे अलग अलग अमेंडमेंट आए, कई सारे चेंजेस आए बीच में, कई सारे इसमें भी अमेंडमेंट देखने को हमें मिले। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट कहता है 1918 में एक नया इनकम टैक्स आया था जिसे रिप्लेस किसने कर दिया? फिर से एक नया इनकम टैक्स लाकर इन्हें 1922 में इसे रिप्लेस कर दिया। मतलब 1918 में जो आया था उसे ठीक 4 साल बाद किसने रिप्लेस किया? 1922 के इनकम टैक्स ने रिप्लेस किया। और जो 1922 का इनकम टैक्स आया था वो कब तक रहा? 1961 तक रहा। मतलब तब तक हमारा देश आजाद हो चुका होगा। तो ये तब तक रहा और इसमें भी कई सारे चेंजेस आए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इन्यूमरेबल अमेंडमेंट्स। The government of India therefore referred to the Law Commission in 1956 with a view to simplifying and for the prevention of tax evasion। इसका मतलब यह है जो हमारा इनकम टैक्स था 1922 का वो उसे समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1922 का इनकम टैक्स आया था वो बहुत लंबे समय तक रहा, 1961 तक रहा कम से कम। और इससे पहले जो भी इनकम टैक्स आए थे वो इतने लंबे समय तक के लिए नहीं आए थे, और इतने लंबे समय तक तो ये था। तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट आए। तो इन नए नए अमेंडमेंट को देखकर इसे समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि हमारा जो इनकम टैक्स है उसका असेसमेंट कैसे किया जाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था असेसमेंट करना हमारे इनकम टैक्स का। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर रिपोर्ट टू द लॉ कमीशन 1956 विद अ व्यू टू सिंप्लीफाइंग एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हम इसे लॉ कमीशन भी कह सकते हैं। तो हमारी जो लॉ कमीशन है उसने 1956 में इसे सिंप्लीफाई करने की सोची, इसे आसान करने के बारे में सोचा कि जो हमारा इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए। द लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1958 बट इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी टू सजेस्ट मेजर टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंसेस टू असिस्ट एंड टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन। तो हमारी लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1958 में,
और उसी समय पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग अपॉइंट करी, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया, और जो कुछ भी हो सकता था, जितनी भी इनकन्वीनियंस आ रही थी, जितनी भी मुश्किलें आ रही थी इसे समझने में, इनकम टैक्स को समझने में, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की, मतलब उसको रोकने की कोशिश की, उसको कम करने की कोशिश की इन लोगों ने। जितनी भी मुश्किलें आ रही थी इनकम टैक्स को समझने की, उसको कम करने की कोशिश करी इन लोगों ने। और द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1959। और जो ये कमिटी है, जो ये मीटिंग बिठाई गई थी, जो ये कमिटी वाले थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 1959 को सबमिट करी। इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फाइनली द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज पास्ड। और सारी चीजों को देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उसने एक नया इनकम टैक्स पास किया 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो बहुत ज्यादा आसान था। उसने सारे के सारे जो इनकन्वीनियंस आ रहे थे उसको मिनिमाइज कर दिया। जो भी 1922 से लेके 1961 तक के इनकम टैक्स के बीच में अमेंडमेंट आए थे नए नए, उसकी वजह से जो भी इनकन्वीनियंस आ रहे थे, मतलब जो भी मुश्किलें आ रही थी नए नए अमेंडमेंट आने की वजह से, उन सबको मिनिमाइज कर दिया, वहां पर बहुत ज्यादा कम कर दिया, और एक नया इनकम टैक्स पास किया जो 1961 में आया था। और वो बहुत ज्यादा ईजी था समझना, और बहुत ज्यादा आसान था उसे समझना। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 has been brought into force with effect from 1 April 1962. It applied to whole of India and Sikkim. तो ये जो 1961 में जो नया इनकम टैक्स आया, असल में इसका इफेक्ट जो पड़ा 1962 से पड़ा, मतलब ये लोगों के बीच 1962 में अच्छे से आ गया, और ये पूरे इंडिया और सिक्किम में फैल गया था, मतलब पूरे इंडिया और सिक्किम में इसे लागू कर दिया गया, और लोग इसी को देखकर इनकम टैक्स देने लगे, क्योंकि ये ज्यादा आसान था इसे समझना, बहुत ज्यादा आसान था इसे समझना। और इसके बाद 6th पॉइंट कहता है, since 1962 several amendments of far reaching nature have been made in the income tax act by finance act every year। तो इसको देखते हुए जो मतलब गवर्नमेंट को लगा जो नए नए अमेंडमेंट आने चाहिए, वो सारे नए अमेंडमेंट ये लाए, ताकि चीजें और आसान हो जाए और लोग अच्छे से इनकम टैक्स को समझ सके और पे कर सके, और क्लैरिफिकेशन आ सके इनकम टैक्स में।